Hello students, hello everyone. Am I audible? Okay, thank you. So let us start today's class. And today's class is related to history optional, modern Indian history, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक को, जो होगा सीआर फॉर्मूला, चितरंजन अ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला एंड वेबल प्लान। तो ये दोनों टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्रिप्स मिशन को हमने डिस्कस किया। एंड क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद हमने डिस्कस किया क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क दैट एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता, थैंक यू जया। यस राइट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा वेबल प्लान, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको कन्विंस करने के लिए एक और प्लान ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास भेजा गया, एंड उसका क्या पर्पस था वेबल प्लान का। लेकिन उससे पहले ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला पार्टीशन को रोकने का प्लान था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन से पाकिस्तान की डिमांड उठ चुकी थी, क्योंकि इससे पहले उन लोगों को सीट्स नहीं मिल रही थी इलेक्शन में, और थोड़ा कंफ्यूजन था पार्टी लेवल पे। तो अभी लोगों का साथ मुस्लिम लीग को प्रॉपर नहीं मिल रहा था, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी का। क्योंकि स्टेट में ऑटोनॉमी लेकर आप क्या करोगे अगर सेंटर स्ट्रांग है, और स्टेट की ऑटोनॉमी सेंटर गवर्नमेंट कभी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी। हाँ, जैसे ही मुस्लिम लीग ने अलग कंट्री, अलग नेशन का राग अलापना शुरू करा, मुस्लिम लीग को काफी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ मुस्लिम कम्युनिटी से। एंड फिर जो है वो एक बहुत बड़ा बेस बन गया पाकिस्तान की डिमांड। चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने पाकिस्तान की का एक्रोनिम बनाया, यानी पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, A stands for Afghanistan, K stands for Kashmir, IS means सिंध, एंड तान मीन्स बलूचिस्तान। तो काफी इम्पैक्ट पड़ा इस डिमांड का, और इसी वजह से एक रोष जो है वो बढ़ने लगा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि कांग्रेस का कहना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि हमें आज़ादी पहले चाहिए, बाद में हम पार्टीशन पे डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम लीग का मानना था कि पहले आप पार्टीशन करें, बाद में हम आज़ादी देखेंगे। तो इस संदर्भ में सीआर फॉर्मूला आता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। अब वो क्या सजेशन है, उसको जरा समझते हैं। लेकिन इस टॉपिक से पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा, 1939 फर्स्ट सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड वॉर का जो पर्पस था वो था हिटलर और मुसोलिनी की डिक्टेटरशिप को एंड करना। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था, राइज ऑफ नाजिज्म, राइज ऑफ फासिस्ट आइडियोलॉजी, और स्पेन में जनरल फ्रैंको, जापान का किस तरह से कॉलोनाइजेशन करना पैसिफिक ओशन में। तो इन चारों कंट्रीज को किसी तरह से रोकना था। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिगुल बजा। फर्स्ट सितंबर 1939 कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है सुभाष चंद्र बोस जी बने, और उनका मानना था कि राइट टाइम है मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। गांधी जी कांग्रेस से बाहर थे, उनको कांग्रेस में लाया गया। उनको बोला गया कि सर आप बताएं क्या करना है। कांग्रेस के अंदर उन्होंने सजेशन दिया कि मेरा ये मानना है कि अभी हमें ब्रिटेन से पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम इमीडिएटली ब्रिटेन के विरोध में आ जाएंगे तो हमारी इमेज को धक्का लगेगा कि हम डिक्टेटरशिप के फेवर में हैं, और ब्रिटेन हमारी इमेज खराब करेगा। गांधी जी का स्टैंड अच्छा था, थोड़े ऊंचे लेवल और थोड़ी दूरदृष्टा, फोर साइटेडनेस गांधी जी के अंदर थी। सुभाष चंद्र बोस जी इस बात से नाराज हो गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद उनको जेल हो गई। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। खैर, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन जाते हैं कांग्रेस के। गांधी जी वेट एंड वॉच करते हैं। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कहा गया कि हमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनाना है, लेकिन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या टीम होगी, कुछ क्लैरिटी नहीं है। फ्रीडम की कोई बात नहीं की गई, जिसके जिसके वजह से हम लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, एंड जो थर्ड ब्रह्मदत्त जो है वो थर्ड सत्याग्रही थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह का पर्पज ये था कि मुझे आज़ादी चाहिए। इंडिविजुअली एक सत्याग्रही डिमांड कर रहा है कि मुझे आप आज़ादी दो। तो ये पर्पज रहा, काफी कामयाब रहा। वेट एंड वॉच करते रहे। 1942 आ गया। 42 में क्रिप्स मिशन आता है मार्च में। वो भी सेम वही बात, अगस्त ऑफर का कॉपी पेस्ट है।
लेकिन बस इतनी इसमें थोड़ी क्लैरिटी थी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो टीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें कैसे जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होंगे, मतलब कैसे उनका इलेक्शन होगा, कैसे वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, कैसे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आएंगे, उसको लेके थोड़ा क्लैरिटी दी गई, किस तरह से उनके इलेक्शन होंगे। लेकिन फ्रीडम की बात यहाँ पे भी नहीं की गई, जिसकी वजह से गांधी जी और कांग्रेस नाराज होते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1942 में, जिसको हमने बहुत ही विस्तार से अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया। और उसका क्या नतीजा रहा वो हमने समझा। 1942 से 44 क्विट इंडिया मूवमेंट चला, गांधी ने डू और डाई का नारा दिया, स्लोगन डिलीवर किया, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज सप्रेस्ड। मुस्लिम लीग ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार के फेवर में है ताकि उनको खुश करा जाए और वो पार्टीशन कर दे। कम्युनिस्ट पार्टी का जो एटीट्यूड था शुरू में, रशिया जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट था, तो वो लोग भी ब्रिटेन के अगेंस्ट थे, ब्रिटेन के अगेंस्ट यानी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब रशिया ने अपना फेस बदला, रशिया की जर्मनी के साथ दुश्मनी शुरू हुई और रशिया अलाइड कंट्रीज में आ गया। वो क्या स्टोरी थी हमने उस क्लास में डिस्कस किया था, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में भी उसको डिस्कस किया था। रशिया जैसी अलाइड कंट्री के फेवर में आता है, ब्रिटेन के फेवर में आता है, हमारे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं वो भी ब्रिटेन के फेवर में आ जाते हैं और मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का तो स्टैंड क्लियर है ही कि हमें आज़ादी दो अब आप। तो चला ये क्विट इंडिया मूवमेंट फेल रहा। उसके बाद अब आगे क्या हुआ वो आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेल मेरे ख्याल से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होगा, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, फिर वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। वेवल जो है उस समय के वॉइसरॉय हैं, वो शिमला में कॉन्फ्रेंस इनवाइट करेंगे। फिर उसके बाद हम इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस जी को समझेंगे। द रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी हुई थी, एक नेवी आर्मी के सोल्जर्स ने एक विद्रोह किया, म्यूटनी, वो हम समझेंगे। द कैबिनेट मिशन हम समझेंगे। 1946 में फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि मैं आपको अब आज़ाद कर दूंगा जल्दी, तो मैं कैबिनेट मिशन भेज रहा हूँ। ये आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और कैसे आपके इश्यूज को रिजॉल्व करा जाए। क्लीमेंट एटली डिक्लेरेशन, क्लीमेंट एटली ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि हम आपको फ्री कर देंगे जून 48 तक। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन प्रिंसेस स्टेट्स स्टार्ट हुई, क्योंकि प्रिंसेस स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या ट्रिक यूज करी इनको मर्ज करने की, दैट वी विल डिस्कस। ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया को हम थोड़ा समझेंगे कि कम्युनलिज्म की ग्रोथ हिंदुस्तान में कैसे हुई। और आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, और हिंदू महासभा क्या है। तो ये सारे हमारे टॉपिक होंगे इस चैप्टर में। तो वेल स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीआर फॉर्मूला। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो सीआर यानी राजा जी नेशनल पार्क, आपको याद होगा हमने ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था नेशनल पार्क और वाइल्ड सेंचुरी, उसमें हमने राजा जी नेशनल पार्क डिस्कस किया था। राजा जी नेशनल पार्क चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पर ही है, जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की सीमाओं में फैला हुआ है। अगर आप NH 58 से होकर जाएंगे दिल्ली टू हरिद्वार ऋषिकेश, तो आपको देहरादून के रास्ते में राजा जी नेशनल पार्क दिखाई देगा। इन्हीं के नाम पर है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी काफी फेमस और बहुत ही इमिनेंट लीडर रहे ये कांग्रेस के। तो इनका क्या सजेशन था, थोड़ा मैं आपको अपनी लेमैन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला था। इनका ये कहना था कांग्रेस को कि भाई आपको कंट्री चाहिए, आपको मतलब एक तरह से अपना कंट्री एक रन करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम पार्टीशन नहीं करते देश का। ये फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर दो छोटे छोटे कंट्री बना देते हैं। तो कंट्री मतलब इस तरह से कि जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये जो है पाकिस्तान है और ये इंडिया, राइट। तो पाकिस्तान जो है वो अपनी सरकार रन करे देश के अंदर, इंडिया जो है अपनी सरकार रन करे, यानी ये अपने स्टेट्स को हैंडल करे, ये अपने स्टेट्स को हैंडल करे। और फिर हम क्या करते हैं, हम एक जॉइंट जो है मिनिस्ट्री बना देते हैं। एक यहाँ पर हम एक जॉइंट मिनिस्ट्री बना देते हैं। और वो जॉइंट मिनिस्ट्री क्या होगी, वो इन दोनों, यानी वो यहाँ से मिनिस्टर्स और इंडिया से मिनिस्टर्स आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं कि तीन मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तान के, तीन मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, इस कंट्री के। तो तीन और तीन छः, तो 3+3, और ये टोटल अगर मान लेते हैं हम 6 मिनिस्टर हैं, तो ये जो है इंटरनेशनल इश्यूज को हैंडल करेंगे। यानी ये एक कैबिनेट बन जाएगी जो इंटरनेशनल इश्यूज देखेगी, जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, डिफेंस है। बाकी आप अपना कंट्री चलाएं अंदर और इंडिया अपना कंट्री चलाए अंदर।
आपकी सीमाएं और उनकी सीमाएं जो है अलग अलग होंगी, तो बाहर से देखने में तो ये एक कंट्री लगेगा, लेकिन इसके अंदर विद इन दैट कंट्री देयर देयर वुड बी टू कंट्रीज, और उन दोनों कंट्री की के मिनिस्टर जो हैं वो इंटरनेशनल इश्यूज को हैंडल करेंगे। तो ये एक बड़ा सिंपल सा पार्टीशन की डिमांड को थोड़ा किसी तरह से शांत करने के लिए इस मुद्दे को मतलब रखा गया। गांधी जी को पसंद आया, गांधी जी फेवर में थे सीआर फॉर्मूले के, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थी। उनका सीधा मानना था कि सर हमें ज़्यादा उलझाओ मत आप बातों में, हमें सीधा एक अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें इंडिया से कोई रिश्ता या कोई ताल्लुकात नहीं रखने। तो इस वजह से राजा जी फॉर्मूला जो है ये छत्रपति राजगोपालाचारी फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया। राइट, चलो खैर, अब हम चलते हैं थोड़ा और समझते हैं इस टॉपिक को। तो वेल, अब अगर हम यहाँ देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीआर फॉर्मूला क्या है? वही है इसका ऑब्जेक्टिव कि सॉल्व सॉल्व द पॉलिटिकल इश्यूज डेडलॉक बिटवीन द ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इनके बीच में जो इशू चल रहा है पार्टीशन को लेकर, उस डेडलॉक को किसी तरह से खत्म करा जाए। लीग्स पोजीशन वाज दैट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज of Britain, India were of two separate nations, and hence the Muslim had the right to their own nation. लीग का स्टैंड क्लियर है, उसने उसका सिंपल सा ये मानना है कि सर आप हमारा नेशन हमें दो, हमें ज्यादा बातों में मत उलझाओ कि ऐसे कैबिनेट बना लेंगे वैसे कैबिनेट बना लेंगे, 3 मंत्री आपके होंगे 3 मंत्री हमारे होंगे, हमें ये ज्यादा मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। द कांग्रेस वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल हमेशा पार्टीशन इंडिया के तो अगेंस्ट ही रही। कांग्रेस का मानना था कि हम सबको मिल के रहना है, और आज़ादी के बाद हम सॉर्ट आउट करेंगे क्या इश्यूज हैं। और जो कोर प्रिंसिपल है सीआर फॉर्मूला का वो यही था, प्रपोजल फॉर द कांग्रेस टू ऑफर द लीग द मुस्लिम पाकिस्तान बेस्ड ऑन प्लेबिसाइड ऑफ ऑल द पीपल्स इन द रीजन्स वेयर मुस्लिम मेड अ मेजोरिटी। तो मतलब एक हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, जहां जहां जो ज्यादातर पाकिस्तान के फेवर में आएंगे उसको हम पाकिस्तान में ऐड कर देंगे, उन 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 रीजन्स को। तो ये मतलब इस तरह से मतलब हम डिसाइड करेंगे, प्लेबिसाइड करके जो है कायदे से हम डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ स्टेट किस सेक्शन में जाना चाहता है। अब मेन फीचर्स क्या है? मुस्लिम लीग वुड जॉइन हैंड्स विद द आईएनसी टू डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो अब प्रॉपर फीचर्स पर आते हैं। तो सबसे पहला तो इसका कंडीशन नंबर 1 है कि देखो सर, पार्टीशन हम इस तरह से, ये हमारा प्लान है पार्टीशन का, लेकिन उससे पहले आईएनसी को आपको सपोर्ट करना है, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना है आज़ादी के लिए। तो पहले इंडिपेंडेंस के लिए आप स्ट्रगल करो, पहले दोनों भाई मिलकर आज़ादी ले लो, फिर हम इस तरह से प्लान कर लेते हैं बैठकर। बोथ पार्टीज वुड कोऑपरेट एंड फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। और वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों पार्टीज जो है वो आपस में कोऑपरेट करेंगी और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगी सेंटर पे। आफ्टर द वॉर अ कमीशन वुड बी entrusted with the task of demarcating those areas with an absolute majority of Muslims, and plebiscite to be held in those areas where all the inhabitants would vote based on adult suffrage, whether to form a separate sovereign nation or not। तो कुल मिलाकर मतलब हम एक तरह से एक प्लेबिसाइट कर लेंगे, उस प्लेबिसाइट में पूछेंगे कि भाई आप कौन से रीजन में जाना चाहते हो, मुस्लिम रीजन में या नॉन मुस्लिम रीजन में, वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेस पर हम डिसीजन ले लेंगे कि इस रीजन को कहाँ पे रखना है। इन केस ऑफ पार्टीशन ज्वाइंट एग्रीमेंट टू बी मेड, मतलब पहले हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, और अगर प्लेबिसाइड में लगता है कि हाँ बिल्कुल पार्टीशन कंपलसरी है, तो फिर हम वो कंट्री के अंदर पार्टीशन करेंगे। तो पहले पार्टीशन भी करें या ना करें उसका भी एक प्लेबिसाइड होगा। पता चला अभी हमें तो मुस्लिम लीग के 15 रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देते हैं, वो आ जाते हैं चिट्ठी लेके कि हम कंट्री चाहते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये आवाज सारे सारे मुस्लिम समाज की है? तो पहले एक प्लेबिसाइड होगा हर जगह पे, और पूरे देश की जनता से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो। अगर मैक्सिमम ये बात आती है सामने कि भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो चाहते हैं पार्टीशन, तो फिर हम इस तरह से पार्टीशन करेंगे विद इन द कंट्री। तो ज्वाइंट एग्रीमेंट टू बी मेड ऑफ द फॉर द सेफ गार्डनिंग। तो फिर वही जैसे मैंने अभी आपको समझाया उस फ्लो चार्ट में कि दो अलग अलग कंट्री बनाएंगे, उन दोनों से 3 3 मिनिस्टर लेकर हम एक टीम बनाएंगे, ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाएंगे, और वो डिफेंस कम्युनिकेशन और ट्रेड एंड कॉमर्स देखेगी, वो ज्वाइंट कैबिनेट। द अबव टर्म्स टू कॉमन टू फ्रूटिशन ओनली इफ ब्रिटेन ट्रांसफर फुल पावर टू इंडिया। और ये तभी फ्रूटफुल होगा
ये तभी मतलब एक तरह से इसे कहते हैं मूर्त रूप ले पाएगा जब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर कर देगी फुल पावर, क्योंकि उससे पहले तो हम ये सब कैसे प्लान कर पाएंगे जब ब्रिटिश हाथों में ही सत्ता होगी। तो ये इसका मतलब एक तरह से प्लान था इस सीआर फॉर्मूले का। और मेन फीचर्स क्या थे? द मुस्लिम लीग वर टू एंडोर्स द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी कांग्रेस के साथ, और मुस्लिम लीग वुड सपोर्ट द कांग्रेस डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम। कंप्लीट फ्रीडम के लिए आप कांग्रेस के साथ आ जाओ। एंड देन मेजोरिटी प्रोविंसेस would go to plebiscite, especially north eastern provinces। और जो प्रोविंसेस हैं, और फिर उसके बाद हम एक प्लेबिसाइट करवा लेंगे, राइट। एंड और स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के प्रोविंसेस हैं वहां पर प्लेबिसाइट काफी जरूरी होगा, राइट। मतलब आजादी मिलने के बाद ये एक्सरसाइज करेंगे प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मतलब जनता से पूछना। At the end of war, a commission would demarcate those contiguous areas in NWFP or northeast of India where Muslims were in majority। तो फिर वही डिमार्केट करेंगे, कमीशन बनाएंगे। वो जो कॉन्टिग्यूस एरियाज हैं, विवादास्पद जगहें हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है, वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, जहाँ पे मुस्लिम्स जो है मेजोरिटी में है, वहां पे मतलब डिमार्केशन होगा। द द टर्म्स वुड बी बाइंडिंग ओनली इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय ब्रिटेन ऑफ फुल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुल गवर्नेंस ऑफ इंडिया। In case of partition, joint agreements to be made for the safeguarding of defense, communication and commerce। और फिर हम एक जॉइंट एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें हम डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स को सेफगार्ड करेंगे। तो ये मतलब एक ओवरऑल प्लानिंग थी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला की। अब ये कामयाब इसलिए नहीं हो पाया कि ब्रिटेन को पहले पहले आपको ब्रिटेन के साथ के अगेंस्ट लड़ना है फ्रीडम के लिए, ऐसा मुस्लिम लीग से एक्सपेक्टेशन की गई। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो गवर्नर रहे वेस्ट बंगाल के 1947 से 48 आज़ादी के बाद, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे जब लॉर्ड माउंटबेटन छोड़ कर गए हिंदुस्तान को। आज़ादी के बाद तक वो रहे यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन। 48 में उनके जाने के बाद उन वॉइसरॉय जो है इंडियन वॉइसरॉय बनाए गए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एज ए यूनियन मिनिस्टर भी रहे वो, यूनियन होम मिनिस्टर 51 से 52, इनवाइटेड आफ्टर पटेल्स डेथ, जब पटेल जी की डेथ हो गई। एंड फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास रहे 52 से 54, एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और फर्स्ट भारत रत्न अवार्डी रहे ये। सो ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस विद द एनजी रंगा, फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी विच फॉट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द 1960s एंड द अर्ली 70s। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का करियर रहा आज़ादी के बाद। और आज़ादी से पहले तो खैर कांग्रेस के बहुत ही डेडिकेटेड एक तरह से नेता थे, और एक अच्छे पॉलिटिशियन और एक अच्छे फ्रीडम फाइटर राजगोपालाचारी जी को जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। वेल, रिएक्शन की अब अगर बात करें तो क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर। तो इन 1944 गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना हेल्ड टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ द राजाजी फॉर्मूला। द टॉक वर अ फेलियर एज जिन्ना हैड ऑब्जेक्शन टू टू द प्रपोजल। जिन्ना जी का ऑब्जेक्शन बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये कि वो चाहते हैं कि आईएनसी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करे। भैया ये जो आप हमें बता रहे हो विद इन द कंट्री हम दो कंट्री बना देंगे, तो इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब बात तो यही लग रही है कि आईएनसी जो है इंटरेस्टेड नहीं है पार्टीशन के लिए। तो क्या गारंटी आज़ादी मिलने के बाद अब सीआर फॉर्मूला को भी फॉलो करोगे। एंड ही डिड नॉट वांट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू वोट ऑन द प्लेबिसाइट, बट ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोज एरिया। अब बात यह है कि मतलब जिन्ना जी नहीं चाहते थे कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को आप वोट कराएं ऑन द प्लेबिसाइट, ओनली द मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोज एरियाज। यानी आप खाली जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है उनसे पूछो कि वो पार्टीशन चाहते हैं नहीं चाहते। आप पूरी कंट्री से मत पूछो पार्टीशन चाहते नहीं चाहते, क्योंकि ज्यादातर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो बोलेगी नहीं चाहते, तो फिर आप बोलोगे कि भाई बहुत सारे लोग तो चाहते ही नहीं है। तो आप अगर उन लोगों से पूछ रहे हो जो मतलब पार्टीशन के नॉन मुस्लिम है, तो माइनॉरिटी से आप पूछोगे ना, माइनॉरिटी से आप प्लेबिसाइड कर रहे होगे। तो यहाँ पे मतलब स्टैंड जिन्ना जी का थोड़ा क्लियर है कि आप खाली मुस्लिम से पूछो पार्टीशन कर चाहते हो या नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान से मत पूछो। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर, और वो कॉमन सेंटर के भी अगेंस्ट थे, बिकॉज जिन्ना वांटेड सेपरेट डोमेनियंस
टू बी क्रिएटेड बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। तो मतलब जितना चाहते थे कि एक सेपरेट डोमेनियन बनाया जाए टू बी क्रिएटेड बिफोर द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स के आज़ादी से पहले ही एक सेपरेट डोमेनियन हमें दे दिया जाए। तो ये सब ऑब्जेक्शन रहे जिन्ना जी के, जिसकी वजह से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है पूरी तरह से फेल हो गया। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट बनता है, और जैसा मैं चाहूंगा कि आप एक क्वेश्चन इसके ऊपर लिख के दिखाओ, लेकिन इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, आप साक्षी आप इसके ऊपर फिर आप क्वेश्चन लिखना, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट लिखेंगे, लेकिन थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं पहले चैप्टर को। और जो सिख हैं ऑल्सो लुक्ड अपॉन द फॉर्मूला अनफेवरेबली। अब भाई ये तो हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अब जो सिख है वो कह रहे हैं कि भाई साहब, बिकॉज द फॉर्मूला मेंट अ डिवीजन ऑफ पंजाब, although the Sikh were a big chunk of the population, they were not in the majority in any of the district। अब उनका ये कहना था कि सर आप कह रहे हो कि पंजाब में हम प्लेबिसाइड करवाएंगे कि आप पाकिस्तान चाहते हैं नहीं चाहते, तो सिखों का क्या होगा? सिख भी तो पंजाब में रहते हैं, तो वहाँ मतलब और बहुत बड़ा चंक है उनकी पॉपुलेशन का। तो फिर उनकी मेजोरिटी और उनकी माइनॉरिटी का आप ध्यान नहीं रख रहे इस फॉर्मूले में। बीडी सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ऑफ द हिंदू महासभा, एंड श्रीनिवास शास्त्री ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन वर ऑल्सो अगेंस्ट द सीआर फॉर्मूला। तो जो कट्टर हिंदू संगठन है, या जो बहुत ही स्टॉन्च एडमेंट सपोर्टर ऑफ हिंदुइज्म है, वो तो बिल्कुल इसको नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि इतना भी क्यों देना, इतना भी हमें दो सेंटर क्यों बनाने अपने कंट्री के अंदर। उनका सीधा सीधा ये मानना था, वो लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे। इवन नेशनल लिबरेशन लिबरल फेडरेशन इसके अगेंस्ट है। और जो आईएनसी है, विच वाज हिटर तो अपोज टू द पार्टीशन, देखो आईएनसी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आईएनसी पार्टीशन की बिल्कुल फेवर में नहीं है। लेकिन सीआर फॉर्मूले की उससे एक बात जच गई, जिसमें लिखा था कि भैया पहले सारे अपने सुख दुख छोड़कर, अपने गिले शिकवे छोड़कर आप पहले आज़ादी के लिए फाइट करो। तो कांग्रेस इस बात पर ओके होगी, कांग्रेस ने कहा बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि आप भैया पहले आओ और हमसे जुड़ो, और हम सब मिलकर पहले आज़ादी लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे, जो सीआर फॉर्मूला कह रहा है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है। कांग्रेस सीआर फॉर्मूले का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पूरी तरह से एग्री कर रही है, बट लीग वॉज मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान देन फ्रीडम। तो आई थिंक होप आपको सीआर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लॉर्ड वेवल प्लान पे चलते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द सीआर फॉर्मूला डिस्कस। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 250 वर्ड्स में। व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ द सीआर फॉर्मूला डिस्कस, एंड व्हाई इट वाज फेल्ड, व्हाई इट वाज फेल्ड। सो ये आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करना है। 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको रीजंस बताने हैं, प्रोविजंस बताने हैं, और क्यों ये फॉर्मूला फेल हुआ वो आपको मेंशन करना है, राइट। तो अब हम चलते हैं लॉर्ड वेवल प्लान पे। लॉर्ड वेवल जो है वो वॉइसरॉय थे। 1944 में वेवल वॉइसरॉय बने, एंड 47 तक, हाँ मतलब 2-3 साल ये रहेंगे 47, फिर लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएंगे, एंड मार्च 47 में लॉर्ड माउंटबेटन कार्यभार संभाल लेंगे 47 में। तो लॉर्ड वेवल का क्या प्लान था, क्या पर्पस था, क्यों ये आए? तो लॉर्ड वेवल जो हैं वो लॉर्ड लिनथांगो को सक्सीड करेंगे। अक्टूबर 43 में डिक्लेयर हो गया था। फिर खैर कार्यभार कुछ बुक्स बताती हैं कि 44 में उन्होंने संभाला। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय चल रहा है, डेडलॉक है, स्टेलमेट है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड आईएनसी के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करना है या नहीं करना, अभी तक वो बना हुआ है कंफ्यूजन। एंड ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर कंसल्टेशन इन मार्च 1945। वो मार्च 45 में जाते हैं कंसल्ट करने, क्योंकि इस समय अप्रैल 28 अप्रैल को मुसोलिनी को मॉब जो है पकड़कर मार देगी, वो जेल तोड़ के भागेगा। और जब वो भाग रहा है तो एक कम्युनिस्ट लीडर जो है वो इन्फॉर्म कर देगा जनता को, जनता उसको रास्ते में पकड़ लेगी और बहुत बुरी तरह उसको मॉब लिंचिंग होती है। हिटलर और उसकी वाइफ की, उनको जान से मार दिया जाता है। एंड 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर जो है सुसाइड कर लेगा। और 6 अगस्त 9 अगस्त तक आते आते जापान पे हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब अटैक हो जाएंगे। तो अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ये मार्च 45 की बात चल रही है। ये अप्रैल का लास्ट वीक में और अगस्त तक आते आते गेम पलट जाएगा। तो अभी जो है ब्रिटेन बहुत कीन है सपोर्ट लेने के लिए इंडिया से। एंड ही ब्रॉडकास्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक इन इंडिया ऑन 14th जून, विच इज कॉल्ड वेवल प्लान। और ये वेवल प्लान एक वो प्लान है जिसमें
डिमांड करी जा रही है इंडिया के सपोर्ट की। इसे ब्रेकडाउन प्लान भी कहा जाता है। क्या क्या इसके प्रोविजंस थे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे कहते हैं कि पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि जब वेवल प्लान डिस्कस होने जा रहा था तब तक गेम पलटना शुरू हो गया था ब्रिटेन के फेवर में, और इसीलिए ब्रिटेन ने चालाकी से वेवल प्लान के सारे टर्म्स एंड कंडीशन बदल दी। तो आज तक थोड़ा कंफ्यूजन है और डिलेमा है कि एग्जैक्टली उस प्लान में ऐसा क्या मेंशन था जो ब्रिटिश सरकार देने जा रही थी जब वो हार रही थी जर्मनी, इटली और जापान से। तो देखते हैं आगे क्या है वेवल प्लान में। ब्रेकडाउन प्लान के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल की फॉर्मेशन जो है एट द सेंटर की जाएगी, इन विच ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द वाइसरॉय एंड द कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन। तो वेवल प्लान में सबसे पहले तो ये बात बोली गई कि हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देंगे, उसमें सारे इंडियंस होंगे एक्सेप्ट दो लोग, एक तो कमांडर इन चीफ, राइट, यदि आर्मी का हेड, और वाइसरॉय, बाकी सब इंडियंस होंगे। ऑल पोर्टफोलियोज एक्सेप्ट डिफेंस वर टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन मेंबर्स। और बाकी जो पोर्टफोलियोज है उसमें डिफेंस को वही कमांडर इन चीफ, डिफेंस को अलग रखेंगे, बाकी सब हम आपको दे देंगे। इन द प्रपोज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वाज टू हैव 14 मेंबर्स, the Muslim was constituted only about 25% of total population, were given the right to be represented by selecting 6 representatives. अब बात ये है कि आपको मतलब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 मेंबर्स होंगे। अब मुस्लिम की अगर पॉपुलेशन देखें तो, हाँ बिल्कुल, यानी अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 25% है। तो 14 का 25% जो है, मतलब आप जो है मुस्लिम को रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप 6 रिप्रेजेंटेटिव टोटल वर गिवन द राइट टू बी ओवर ओवर रिप्रेजेंटेटेड बाय सिलेक्टेड 6 रिप्रेजेंटेटिव। तो आप एक तरह से 6 जो है रिप्रेजेंटेटिव क्यों दे रहे हो मुस्लिम लीग को, दैट वाज द कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है उसमें मतलब एक तरह से रखी गई कि मतलब कहना ये था कि आप जब मुस्लिम लीग जो है यहाँ पर कम है। हाँ एक मिनट में, हाँ यस यस, आप बोले करेक्ट। हाँ जी, तो बात ये हो रही थी कि मतलब एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि मतलब हम जो है किस तरह से उसको रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये माने कि मुस्लिम्स जो हैं वो टोटल 25% है टोटल पॉपुलेशन का, तो 25% अगर है टोटल पॉपुलेशन का तो उसके अकॉर्डिंग तो आप 3 मेंबर उसके बनते हैं मुस्लिम लीग के आउट ऑफ 14। लेकिन आप जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, 6 रिप्रेजेंटेटिव्स। और एक और इसमें इशू होगा, वो ये कि चलो अगर हम 6 मानते भी हैं तो वो जो 6 हैं वो मुस्लिम लीग से नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये भी एक कंडीशन है। और मुस्लिम लीग का ये मानना था कि वो 6 के 6 मुस्लिम लीग से ही आएंगे मुस्लिम्स। तो द कांग्रेस वाइल ऑब्जेक्टिंग द डिमांड asserted its right to select the representatives of any community including Muslim as the Congress nominees to the council। यानी आईएनसी का ये कहना है कि जितने भी ये 14 मेंबर्स हैं वो सब आईएनसी से ही आने चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आने चाहिए। क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो एक बहुत कम सेक्शन है मुस्लिम्स का जो मुस्लिम लीग के साथ खड़ा है। ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो आपने चलो 6 मेंबर डिसाइड करें, 14 में से 6 मेंबर अगर मुस्लिम आप मानते हो तो ठीक है, ये सारे के सारे मुस्लिम्स जो है वो आईएनसी डिसाइड करें, मुस्लिम लीग डिसाइड नहीं करेगी। तो कुल मिला के आप समझ गए, वेवल प्लान को लेकर अब 2 इश्यूज हो गए। इशू नंबर 1 तो ये है कि आपने मुसलमानों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों दे दिया उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 14 मेंबर की आप बनाओगे। अच्छा, मतलब एक तरह से वॉर जीतने के बाद जो कंट्री को रन करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें आपने ओवर रिप्रेजेंटेशन क्यों दे दिया मुस्लिम्स को।
चलो आपने दिया तो चलो ठीक है, दे दिया, लेकिन अब वो 6 कहाँ से आएंगे, किस पार्टी से वो 6 लोग आएंगे, है ना, कौन सी पार्टी डिसाइड करेगी वो 6 नाम, उनको लेकर तलवारें खिंच गई। तो कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चालाकी थी, वेबल प्लान को इस तरह से कंफ्यूजिंग बनाने की, ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस किसी एक पेज पर साथ ना पाए और इनमें डिस्प्यूट हो जाए, और हम ये बहाना लगा दें कि अभी तो आप लोगों के डिस्प्यूट ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो अभी हम क्या बात करें आजादी की, पहले आप अपने इश्यूज तो सॉल्व करो। और ये कारण ये था कि अभी गेम चेंज होने वाला है। मार्च 1945 में वेबल प्लान आ रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि 28 अप्रैल वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, 28 अप्रैल को बेनिटो मुसोलिनी अपनी वाइफ के साथ जेल तोड़ के भागेगा भागेगा। और वहां पे जैसे ही ये इंफॉर्मेशन एक कम्युनिस्ट लीडर को पता लगेगी कि वो किस रूट से भाग रहा है, वो जनता को भड़काएगा कि बेनिटो मुसोलिनी जो है इस रूट से कार लेके भाग रहा है अपनी वाइफ के साथ। तो रास्ते में एक बहुत बड़ी भीड़ उनको घेर लेगी, हस्बैंड वाइफ को, बेनिटो मुसोलिनी और उसकी वाइफ को, और उनकी मॉब लिंचिंग होती है। और उस भीड़ में एक गोली लगती है बेनिटो मुसोलिनी और उसकी वाइफ को, और वो मर जाते हैं। लेकिन मरने के बाद भी भीड़ इतने गुस्से में होती है कि वो उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ा देती है, मतलब बॉडी को मोल्ड कर देती है पूरी तरह से ब्रूटली। मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, कुछ स्टूडेंट तो खैर वो इमेज देख नहीं पाए। बेनिटो मुसोलिनी की आंखें उसमें से निकाली हुई हैं, उसकी वाइफ के बाल नोचे हुए हैं, मतलब बहुत बुरी तरह उनकी बॉडी को मोल्ड कर दिया जाता है। और 28 अप्रैल की बात है, और ये बात जब हिटलर को पता लगती है तो हिटलर उसी समय काउंसिल बुलाता है, और वो बोलता है, उसे भी पता है कि जर्मनी पे हारने वाला है, तो वो स्पेशली बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी यही हाल होगा जो मुसोलिनी का हुआ। और 2 दिन के बाद 30 अप्रैल को हिटलर सुसाइड करता है, अपने अ, सर के पास पॉइंट ब्लैंक शूट आउट करता है, और उसके माइंड में गोली लगती है, और वो उसी समय एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। तो हिटलर जो है वो कभी कमिटेड सुसाइड। तो 30 अप्रैल 1945, 30 अप्रैल 1945 हिटलर डाइड। 28 अप्रैल 2 दिन पहले मुसोलिनी डाइड। और 6 अगस्त, 6 ऑफ अगस्त 1945, 9 ऑफ अगस्त 1945 जापान हिरोशिमा नागासाकी फिनिश। तो कुल मिलाकर अप्रैल, 28 अप्रैल इटली शट डाउन, 30 अप्रैल 1945 जर्मनी शट डाउन, जापान अगस्त, 6 अगस्त, 9 ऑफ अगस्त शट डाउन। तो अप्रैल से गेम चेंज हो जाएगा, और ये वेवल प्लान मार्च में आ रहा है। तो अभी मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये पॉइंट, मतलब कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लान असल में कुछ और था, लेकिन जैसे ही ये परिस्थितियां बदली इन्होंने कुछ पॉइंट्स जानबूझ के बदल दिए। ये पहले शायद फ्रीडम देने का प्लान कर चुके थे, ऐसा एक खुफिया रिपोर्ट बताती है कि वेबल प्लान में ये बता दिया गया था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, प्लीज आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो। लेकिन जैसे ही यूएसए एंट्री ले लेता है अलाइड कंट्रीज के फेवर में, इनके तेवर बदल जाते हैं, और ये जान अभी इनका फिर मूड चेंज हो गया इंडिया को फ्री ना करने का। और अब ये जानबूझ के इस तरह की रिपोर्ट डाल रहे हैं कि 14 लोग हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बनाएंगे जो आपकी कंट्री को रन करेगी आजाद, मतलब वॉर के बाद। उन 14 में से एक वॉइसरॉय होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर, हम ये 2 लोग इंग्लिश होंगे, बाकी सारे मिनिस्टर आपके होंगे। और उसमें जो 14 लोग होंगे आपके, उन 14 में से 6 लोग मुसलमान होंगे, मुस्लिम होंगे। और इस बात को लेकर तलवारें खिंच गई। तो खैर, अब शिमला में एक कॉन्फ्रेंस होती है, शिमला में इनको बुलाया जाता है। लॉर्ड वेवल जो है वॉइसरॉय है, जैसे मैंने भी आपको बताया। 43 अक्टूबर में डिक्लेयर हो गया था, लॉर्ड वेवल सक्सीड करा लिन लिथांगो को। और 43 अक्टूबर से लेकर ये मार्च 47 तक रहेंगे। तो लमसम आप ऐसे मान लो 6 साढ़े 6 साल, सॉरी, 43 से 47, तो अराउंड 4.5 ईयर लॉर्ड वेवल जो है रहेंगे यहाँ पर। तो लॉर्ड वेवल बुलाते हैं 21 इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को एट द समर कैपिटल शिमला में, और उनके साथ डिस्कस करते हैं वेवल प्लान को। वेवल प्लान कन्वीन टू एग्री फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट which incorporated separate representation to Muslims and reduced majority power for both communities in their majority regions. And discussion was stuck at a point of selection of Muslim representatives, जैसा मैंने भी आपको बताया। जिन्ना said that no non-league Muslim, यानी ऐसा मुस्लिम हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जो मुस्लिम लीग से ना हो। यानी जिन्ना जी का बड़ा सीधा स्टेटमेंट है। जिन्ना जी ये कहते थे कि भैया, जो मुसलमान मुस्लिम लीग में नहीं है मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं। तो अगर आप ये कहते हो कि 6 के 6 मुसलमान मुस्लिम लीग से नहीं आएंगे, तो मैं तो उनको मुसलमान मानता ही नहीं।
तो नो नॉन लीग मुस्लिम should be represented to the executive council because only Muslim League has right to represent the Muslims of India. मुस्लिम लीग को ही राइट है मुसलमान को चूज करने का। कांग्रेस कौन होती है मुसलमान को चूज करेगी उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? तो ये टोटल 21 लोगों को बुलाया और 21 लोग आपस में तलवारें खिंच गई इन 21 लोगों की। किस बात पर? वो जो 14 लोगों की टीम बनानी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की टीम बनानी है लड़ाई के बाद, वॉर के बाद। तो ये अब चालाकी है ब्रिटिश सरकार की, जानबूझ के इनको भिड़वा दिया 21 लोगों को आपस में शिमला में। एंड वेयर एज कांग्रेस सेड दैट दे हैड नो राइट टू नॉमिनेट एनी मुस्लिम इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और कांग्रेस का सीधा कहना था कि सर आप क्या मुसलमान की आप बात करो, मुट्ठी भर मुसलमान लेके आप बैठे हो और आप बोल रहे हो कि आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को लीड कर रहे हो। हमारा तो प्रेसिडेंट जो है वो एक मुस्लिम है। यानी उस समय मैं आपको बताया था जो आजाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब कांग्रेस भी चालाक है, कांग्रेस ने भी जानबूझ के एक मुसलमान को प्रेसिडेंट बना रखा है 6 साल। 1940 से 46 ही वाज द यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने और 6 साल वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। तो अब कांग्रेस की क्या हिडन स्ट्रेटेजी रही होगी उन्हें 6 साल प्रेसिडेंट बनाने की? यानी वो ये शो करना चाह रहे थे मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिटिकल सिनेरियो में, कि एक मुस्लिम को हमने प्रेसिडेंट बना रखा है। तो मुस्लिम लीग किस बेस पर कह रही है कि सारे मुसलमानों को वो रिप्रेजेंट करिए, हमारा तो प्रेसिडेंट मुस्लिम है कांग्रेस का? तो ये वैलिड पॉइंट है कांग्रेस का, एक एक ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस का, अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना। खैर, वेवल हैड गिवन प्लेस टू 6 मुस्लिम्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल आउट ऑफ 14 एंड ब्रिटिश हैड गिवन इट द पावर ऑफ वीटो टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल विच वाज नॉट इन इट्स इंटरेस्ट, बट मुस्लिम रिप्रेजेंटेड ओनली 25 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यानी अब आप समझ गए कि 14 लोगों की हम एक टीम बनाएंगे, उसमें से 6 हम मुसलमानों को रखेंगे। तो कांग्रेस का ये भी विरोध है ना कि भाई टोटल मुसलमान इंडिया में 25% है, तो 14 का अगर मैं 25% भी लगाऊं तो बहुत हार्डली, अगर आप देखो तो 3 साढ़े 3, मतलब 3 और 4 के बीच में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बैठना चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। आप 6 क्यों दे रहे हो? पहले तो यही क्वेश्चन है। आप 6 देने का क्या मतलब है? और 6 मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई 6 तो भाई। और फिर किसी बात को भी अगर हमें पास करना होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो आप कह रहे हो कि हमने वीटो पावर दे रखी है। तो ये 6 अगर मुस्लिम लीग से आ जाए तो ये तो देश में कोई काम ही नहीं होने देंगे, ये तो हर बात पे वीटो पावर यूज करेंगे। तो मतलब ये तो पूरी तरह से आपने डेडलॉक का प्लान कर रखा है कि आजादी के बाद भी हमारे कोई काम नहीं होंगे देश में। तो दस दीज अनरीजनेबल डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। कांग्रेस ने सब डिमांड रिजेक्ट कर दी वेवल प्लान की कि सर हाथ जुड़वा लो, बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, शिमला ताजी हवा हमें मिल गई, यहाँ पर थोड़ा घूम भी लिए हम शिमला में, मॉल रोड में। लेकिन आपके जो प्रपोजल्स हैं, आपके जो आपने जो रखे पॉइंट, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। टोटली रिजेक्ट करती आईएनसी आपके सारे पॉइंट्स को। द मुस्लिम लीग डिड नॉट रिलेंट और बिकम सॉफ्ट एंड वेवल ड्रॉप द प्लान। और मुस्लिम लीग इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी कि 6 से कम मैं मानूंगी नहीं, और 6 के 6 मुस्लिम लीग से आएंगे। तो कुल मिला के वेवल प्लान हो गया फेल। वेवल प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक। आया तो वो इसलिए था कि इंडियन को सेटिस्फाइड करा जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हेल्प ली जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, पर्पस यही था हेल्प लेने का। लेकिन जैसे ही गेम चेंज हुआ और पता लगता है ब्रिटेन को कि अब हम जीतने वाले हैं, इन्होंने वो सारे पॉइंट्स बदल दिए और जानबूझ के ऐसे पॉइंट डाल दिए जिन पे विरोध हो जाए और वो अटक जाए, प्लान फाइनल ना हो पाए। क्योंकि अब इनको लग गया था हम जीतने वाले हैं, तो अब इनको आज़ादी के लिए क्या मतलब आज़ादी दे दें। खैर अनफॉर्चुनेटली बाद में ब्रिटेन ने डिसाइड कर लिया कि अब आज़ादी दे देते, क्योंकि इकॉनमी कंडीशन हमारी भी बड़ी खराब हो गई। तो खैर वेवल प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक of existing India, but he abandoned the proposals due to disagreement between leaders of Muslim League and Congress, and finally the proposal were dissolved at the Shimla conference। और शिमला कॉन्फ्रेंस में ये प्रपोजल पूरी तरह से फेल हो गया। तो कुल मिलाकर ये रहा आपका चैप्टर वेवल प्लान, जिसमें हमने वेवल प्लान को समझा और हमने समझने की कोशिश करी कि वेवल प्लान क्यों एक फेल प्लान माना जाता है। एंड उससे पहले हमने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले को समझा, जिसमें पार्टीशन को किस तरह से रोका जा सकता है, वो फीचर्स थे जो हमने आज समझे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिमसेल्फ कौन थे
और आज़ादी के बाद उनका क्या रोल रहा वो हमने समझने की कोशिश करी। तो अभी हमने आज अपनी क्लास में दो टॉपिक को डिस्कस करा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड वेबल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है लिखने के लिए कि व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ सीआर फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूले के क्या प्रोविजंस थे, डिस्कस। एंड मैंने आपको उसके साथ ही एक क्वेश्चन और दिया है कि व्हाई इट वाज फेल्ड, ये क्यों फेल हो गया। ये 250 वर्ड्स में आपको फ्रेम करना है। इसके अंदर दो डिमांड्स हैं, प्रोविजन ऑफ सीआर फॉर्मूला एंड व्हाई इट वाज फेल्ड, और ये फेल क्यों हो गया। तो आप समझ जाओ फ्रेमिंग का क्या पैटर्न है। 250 वर्ड्स में दो डिमांड है, यानी 100 वर्ड्स फर्स्ट डिमांड को डेडिकेट करने हैं, 100 वर्ड्स आपको सेकंड डिमांड के लिए डेडिकेट करने हैं, और 25 वर्ड का इंट्रो, 25 वर्ड का आपका कंक्लूजन। और अगर 300 मैक्सिमम आप लिख सकते हो 300 वर्ड्स में, तो आप इसको 125 में ब्रेक कर सकते हो, और 25 के आप इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हो, राइट। और मैंने हमेशा आपको बोला है इंट्रो का मतलब होता है पूरा टॉपिक का सार। सीआर फॉर्मूले का कोई प्लॉट रेडी नहीं करना, पूरा सीआर फॉर्मूला 3 लाइनों में आपको एक्सप्लेन कर देना इंट्रो में, ताकि एग्जामिनर का टाइम बच जाए और वो समझ जाए कि आपको सीआर फॉर्मूला अच्छे से पता है। पूरा सब कुछ समझा दो आप, ऐसे प्लॉट रेडी नहीं करना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, राइट। कम शब्दों में जल्दी बात फिनिश करो, इंट्रो में पूरी कहानी सुना दो, फिर बॉडी बनाओ, और फिर कॉन्क्लूजन में सीआर फॉर्मूले के बाद क्या हुआ, वेवल प्लान आया 45 में, वो बताओ। ना कि सीआर फॉर्मूले के फिर गुणगान गाने शुरू कर दो एंड में भी, तो वो डुप्लीकेशन होगा। अब सीआर फॉर्मूला खत्म, आगे बताओ क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ, क्या हिस्टोरिकल इवेंट था, वेवल प्लान बता दो कंक्लूजन में। इससे एग्जामिनर खुश होता है, उसके बाद ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। एक स्टूडेंट सीआर फॉर्मूला करता रह गया 300 शब्दों में, एक स्टूडेंट ने सीआर फॉर्मूले के बाद वेवल प्लान भी बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं खुश होकर उसे आधा मार्क फालतू दे देगा। ये ट्रिक है किस तरह से आपको एग्जामिनर की पॉकेट से नंबर खींचने हैं, आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन में, आधा नंबर, 1 नंबर, हाफ मार्क, 1 मार्क, आप खींच लो। 15-20 क्वेश्चन में आपने ये खींच लिए, 20 मार्क आपके फालतू हुए, और आप बन गए टॉपर। बस यही काम होता है। कोई टॉपर अलग से कहीं पैदा नहीं होते, किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका जन्म नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर और नर्स अच्छी थी, या उसके 2 ब्रेन फिट थे बाई बर्थ। कुछ नहीं, बस वो थोड़ा ट्रिक यूज कर रहा है, और वो स्किल उसने डेवलप करी है लिखते लिखते। तो सीआर फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, वेवल प्लान के बारे में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उससे अपनी कॉपी पे नोट कर लो। Wavell plan was a tricky plan. Wavell plan was a tricky plan of the British Parliament, right? Critically analyze. Wavell plan was a tricky plan by the British Parliament. Critically analyze. तो आपको critically analyze करना है, और इसको भी आपको वही 250 से 300 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप वेवल प्लान बताओगे, वेवल कौन था वो बताओगे, इसे इसका दूसरा नाम ब्रेकडाउन प्लान है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये आपको बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 25%, 14 मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, शिमला कॉन्फ्रेंस, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेंशन करने हैं। क्या डिस्कशन था, किस बात को लेकर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं वेवल प्लान में, वो सब आपको, ये इसके की पॉइंट्स होंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या क्या डिस्कशन का पॉइंट था, करेक्ट, वो आपको सब मेंशन करना होगा। तो वेल स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब हमारे अगली क्लास में हमारे जो टॉपिक होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी मतलब कैसे इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस जी से क्या रिश्ता है, कैसे उन्होंने ये सिंगापुर पहुंचे वो, और क्या मतलब उनकी रणनीति रही, रास बिहारी बोस का सुभाष चंद्र बोस से क्या लिंक है, कौन थे ये, क्या रास बिहारी बोस ने क्या करा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने से पहले। आईएनए पहले वो बना चुके थे, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने उसकी कमान संभाली, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर काफी कंफ्यूजन है, सुभाष चंद्र बोस जी का अचानक डेथ हो जाएगी, और वो उनका प्लेन क्रैश होगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी के प्लेन का मैप है, ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। उनका प्लेन क्रैश होगा, ये आप देख लो, इनके रिमेन्स है। अब इस रिमेन्स में सुभाष चंद्र बोस जी की बॉडी का कुछ अता पता नहीं लगा, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। डीएनए के बेस पे पता लगाया गया कि ये सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में फिर बहुत सारी अफवाहें फैली, बोस वॉज इन रशिया, है ना, नेताजी डिड नॉट डाई इन एयर क्रैश, वो मरे नहीं है, वो सीक्रेट फ्रेंच एजेंट बन चुके हैं, वो गुमनामी बाबा बन चुके हैं, वो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। ऐसे 50 साल तक सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर खबरें आती रहीं, और फाइनली अभी तक भी
मतलब कंफ्यूजन है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। फिर उसके बाद हम INA ट्रायल करेंगे, यानी आजाद हिंद फौज के ये 3 सिपह सालार, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज के ये 3 सोल्जर्स, इनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी आई थी राग देश। तो कभी आपको मौका लगे आप जरूर इस मूवी को देखना, एक्सीलेंट ऑसम मूवी है। आपको आजाद हिंद फौज के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा कि आजाद हिंद फौज क्या थी। बॉलीवुड की ना कुछ मूवीज बड़ी अच्छी देखने लायक है, जैसे रेलवे मैन, मैंने आपको बताया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर आई है रेलवे मैन, वेब सीरीज है, आप देखना उसको। उससे आपको पता लगेगा कि भोपाल गैस और ट्रेजेडी क्या ट्रेजेडी थी, क्या लैक थे गवर्नमेंट के। और रेलवे मैन, क्योंकि जब वो शुरू में वेब सीरीज आई तो मुझे समझ में नहीं आया, या रेलवे मैन और बता रहे भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मुझे समझ में आया वेब सीरीज देख के कि वो रेलवे स्टेशन भोपाल का जंक्शन उससे बहुत ही क्लोज था, उस फैक्ट्री से जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड निक रिलीज हुई, और वहां पे 2-3 ट्रेनें आने वाली थी। तो अगर रेलवे के ऑफिशियल्स अपनी जान की बाजी लगाकर उन ट्रेनों को ना रोकते तो और कैजुअलिटी होती स्टेशन पे, क्योंकि वो स्टेशन पे सारी गैस फैल चुकी थी। 9:30 बजे 3 दिसंबर को वो गैस लीक हुई, और वो फैलते फैलते स्टेशन तक आ गई। स्टेशन पे लोग मरने लग गए। ट्रेनें के रूट डाइवर्ट करे बड़ी जल्दी, तब कहीं जाके बहुत कैजुअलिटी को रोका गया। फिर भी 5,58,000 लोग इसमें इफेक्ट हुए, बहुत सारे पैरालाइज हो गए, बहुत सारे अंधे हो गए, और 25,000 लोगों की डेथ हुई। टोटल 5,58,000 लोग मरे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेब सीरीज देखना आपको। और एक है हिमालयन सुनामी, जिसमें केदारनाथ में जो फ्लड आई थी, अगर आपको याद हो 2013 में जून में, उसके पीछे क्या गड़बड़ हुई। मैं बहुत सालों तक तो नेचुरल कैलेमिटी मानता रहा, लेकिन जब मैंने वो वेब सीरीज, वो मैंने मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी है वो, जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे समझ में आया कि वो मतलब हिमालयन सुनामी में मुझे पता लगा कि वो मैन मेड जो है वो सुनामी थी, और एक गड़बड़ हुई, और प्रशासन की गलती से वो अर्थक्वेक आया, मतलब वो फ्लड आया। तो आप उसको देखना, उस बहुत अच्छी है। तो हिमालयन सुनामी, द रेलवे मैन, राग देश, ये सब आपको थोड़ा एजुकेट करेंगी और आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा बनेगी। तो वेल स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। एंड प्लीज बी रेडी विद योर आंसर्स। आई एम चेकिंग ऑल द आंसर्स विच यू ऑल आर शेयरिंग विद मी। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।